गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डील करने वाले हैं डीप फाउंडेशन। यह इसका दूसरा नाम होता है पाइल फाउंडेशन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? पाइल फाउंडेशन होता है। ठीक है। अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो वहां पे मैंने सैलो फाउंडेशन के मेंस के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे डील किए थे। 2 लेक्चर आपका मेंस क्वेश्चन पे था, 2 लेक्चर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे था। आज हम जो डील करने वाले हैं वो पाइल फाउंडेशन के बारे में डील करेंगे। इसमें कुछ बातें जो है मैं बताना चाहता हूँ कि जो पाइल फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन, इसका जो वेटेज है ये आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम में ज़्यादा है। मेंस एग्ज़ाम में अभी तक 20 सालों में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। मतलब ये आपसे सिर्फ ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि ये प्री एग्ज़ाम में पूछेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ मेंस के 1-2 क्वेश्चन ज़रूर कर लेंगे। कल को पूछ लिया तब भी हम अपनी तैयारी को मेंटेन रखेंगे। डीप फाउंडेशन उतना डीप में नहीं जाना है जितना हमको गेट और आईएएस में लोग पढ़ते हैं। लिमिटेड पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे एसएससी जेईई में आपका लिमिटेड ही पूछा जाता है, तो उतना हम पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में सैलो तो पढ़ाया था, तो सैलो की कंडीशन हमने बता दी थी। आज हमें डीप फाउंडेशन की कंडीशंस के बारे में डील करना है। ठीक है। जो भी चैप्टर हो अपना, डीप फाउंडेशन, और पाइल फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन या पाइल फाउंडेशन। ठीक है। चल, आपको पहले पढ़ाया था जब सैलो फाउंडेशन को क्लासीफाई किया था अकॉर्डिंग टू टरजागी, तो DF/B का रेशियो जो था लेस देन आर इक्वल टू क्या था? 1 था। और DF/B का रेशियो अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू टरजागी, यहीं पे ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ, टरजागी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, टरजागी के अकॉर्डिंग बात करूँ तो DF/B का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। और एक आपको बताया था स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग, वो DF/B 2.5 से ज़्यादा। ठीक है। ज़्यादातर आपका पूछ लेता है पहला वाला टरजागी। क्लियर। चल, तो इसको बोल पाते हैं आप डेप्थ बाय विड्थ का जो रेशियो होना चाहिए वो 2.5 से ज़्यादा तो स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग, और 1 से ज़्यादा तो ये किसके अकॉर्डिंग? टरजागी के अकॉर्डिंग। ठीक। देखो, डीप फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके कुछ रीजंस हैं, उनको समझ लो। देखो, सैलो फाउंडेशन जैसे आपने बनाया था तो पूरी कहानी बता दी थी कैसे बनता है सॉइल पे। सैलो फाउंडेशन तब बनाते हैं, डिपेंड कर जाता है 2 कंडीशन पे कि अप्लाइड लोड कितना ज़्यादा है और आपकी सॉइल की कंडीशन कैसी है। मतलब सॉइल किस टाइप की है, सॉइल आपकी कमज़ोर है या मजबूत है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो लूज है या डेंस है, ऐसा भी एग्ज़ाम्पल हो सकता है। क्ले है कि सैंड है, और उसके अलावा आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। तो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी अगर बहुत कम है तो उसके हिसाब से भी फाउंडेशन डिसाइड करना पड़ता है। दूसरी बात कि आपका लोड कितना ज़्यादा है, कि बाहरी एक्सटर्नल लोड कितना ज़्यादा किसी स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहा है। मान लिया आपने 10 माले की बिल्डिंग या कोई आपने मॉल, शॉपिंग मॉल, या आपका कोई फ्लैट बनवा रहे हो जो कि 20 माले के हैं। जैसे आपने देखा होगा मुंबई में बहुत सारी आपने 33 माले की बिल्डिंग देखी होगी, 40 माले की बिल्डिंग देखी होगी। ठीक है। और या आप देख सकते हो बुर्ज खलीफा जो सऊदी अरबिया में है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि वो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो वहाँ पे सैलो फाउंडेशन से काम नहीं चलने वाला है। वहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा? डीप फाउंडेशन। बिकॉज लोड को डीप स्ट्रेटा, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेप्थ तक लोड को ट्रांसमिट करना होता है या ट्रांसफ़र करना होता है। ठीक है। और अभी इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि लोड का ट्रांसफ़र कैसे होता है, इस बात को मैं समझा दूंगा डिटेल में। ठीक है। तो डीप फाउंडेशन डिपेंड कर जाएगा हमारा कि टाइप ऑफ सॉइल कैसा है और लोड उस पर कितना आ रहा है, अप्लाइड लोड कितना है, तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा फाउंडेशन बनाना है। मान ले सॉइल बड़ी कमज़ोर है, लोड भी ज़्यादा आ रहा है, तो आपको डीप फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो गाँव में भी बोल देते हैं कि भैया थोड़ा सा जो है बुनियाद अपनी थोड़ा नीचे तक ले जाओ, मतलब थोड़ा सा ब्रिक्स का आप बनाते हो गाँव में तो देखा होगा ज़्यादातर, तो ब्रिक्स का कहते हैं थोड़ा सा न्यू थोड़ा ज़्यादा अंदर तक ले जाओ ताकि मजबूती आपको मिल जाए। तो वो डिपेंड कर जाता है कि सॉइल के ऊपर, कहीं पे पानी ज़्यादा भरता होगा वहाँ पे आपको अच्छा फाउंडेशन देना पड़ेगा, कहीं पे पिलर्स दे देते हैं तब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो हर तरीके का वो फाउंडेशन बन सकता है।
एज अ इंजीनियर आपको बातें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फाउंडेशन बनना चाहिए, ठीक है। चलो बाकी हम टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं कि वहाँ की उसकी बियरिंग कैपेसिटी निकाल लेते हैं, ट्राई एक्सेल टेस्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट करना चाहो, सारे कंसोलिडेशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में हम फुटिंग डिसाइड करते हैं, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया डीप फाउंडेशन क्या होता है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है। चलो तो पाइल फाउंडेशन समझ में आ गया कि DF/B का रेशो ग्रेटर देन 1 होगा तो उसे क्या बोलोगे, डीप फाउंडेशन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ पाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्लासिफिकेशन एक्चुअली कई बेसिस पे है, मतलब एक्शन पे है, उसके शेप पे भी है, साइज पे भी है, तो हम देखेंगे उसके मटेरियल पे भी है। तो जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है उनको हम लोग डिटेल में डील कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, तो फर्स्ट हेडिंग है 1 टाइप्स ऑफ पाइल्स, टाइप्स ऑफ पाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन, तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है कि उसके एक्शन पे कौन सा एक्शन हो रहा है, साइड एक्शन हो रहा है, एंड बियरिंग एक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चल तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डील करने वाले हैं। पहला है एंड बियरिंग एक्शन या एंड बियरिंग, दिस इज ए एंड बियरिंग पाइल। पहला जो क्लासिफिकेशन निकल के आया उसका नाम पड़ा एंड बियरिंग पाइल। क्या नाम है, एंड बियरिंग पाइल, ठीक है। चलो तो एंड बियरिंग पाइल में पहला पॉइंट मैं मेंशन करता हूं, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है एंड बियरिंग पाइल्स आर rest over stiff hard strata, तो वो किसके ऊपर रहेगा, जो भी आप एंड बियरिंग पाइल बनाओगे वो हार्ड स्ट्रेटा के ऊपर। ये आपका मान ले सपोज दैट पाइल है, तो अगर ये पाइल है तो पाइल इस तरीके से होता है, सर्कुलर भी हो सकता है, आप कुछ भी रेक्टेंगुलर जैसा सुटेबल रहता है उस हिसाब से काम करते हैं। तो ये नीचे जो है ना हथेली जो मेरी है इसको मैंने हार्ड स्ट्रेटा बना दिया, उसके ऊपर रख दिया, ठीक है। चल ये हो गया क्लियर पॉइंट। चल नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा निकल के आता है ये कि दिस इज सेकेंड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, द लोड कैरिंग कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी is due to end bearing action, ओके, एंड बियरिंग एक्शन और पॉइंट रेजिस्टेंस, ये ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, और पॉइंट रेजिस्टेंस, ठीक है। एंड बेयरिंग हो सकता है या पॉइंट रेजिस्टेंस हो सकता है। थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन इसका है द लेंथ ऑफ सच पाइल, depends upon
डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ हार्ड स्ट्रेटा, पोजीशन ऑफ हार्ड स्ट्रेटा। ठीक है, ओके। चल, यहाँ पे लिखा जा सकता है कि जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, पहले डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा बेटर क्लियर आएगा। सपोज दैट ये आपका पाइल फाउंडेशन है, दिस इज पाइल फाउंडेशन। ठीक है, आपने लोड इसके ऊपर लगाया, दैट इज Q। ठीक है, तो ये मेरा जो पॉइंट है वो एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल है, दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल। ठीक है, दिस इज ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पे सॉइल आपकी है, यहाँ पे कहीं पे हार्ड स्ट्रेटा है। ठीक है, ये जो सॉइल है नीचे की, ये हार्ड स्ट्रेटा है, क्योंकि जब तक नीचे से सपोर्ट ही नहीं करेगा कोई, नीचे से भाई सपोर्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो ये पाइल तो नीचे धंस जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि यहाँ पे आपको ये होना चाहिए क्या, हार्ड स्ट्रेटा। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। कैसे, ये है इसका रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। बिकॉज एंड नाम इसलिए पड़ा बिकॉज ये एकदम एंड पे है। ठीक है, पॉइंट रेजिस्टेंस क्यों मिला, क्योंकि ये एक पॉइंट की तरह लोड काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट रेजिस्टेंस या एंड बियरिंग रेजिस्टेंस। तो लोड की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, फोर्थ पॉइंट, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल इज इक्वल टू लोड टेकन बाई बियरिंग, एंड बियरिंग। तो दिस इज एंड बियरिंग, इसको बोलते हैं एंड बियरिंग। लोड कैसे निकालोगे, लोड निकालने के लिए आपको ये जो लोड है, लोड को अगर मैं लोड को निकालना है तो स्ट्रेस इंटू एरिया कर दीजिए, इस पाइल का एरिया निकाल लोगे सर्कुलर। जैसे भाई अगर जो रेजिस्टेंस होगा आगे डील करेंगे, अच्छे से बताएंगे भी। देखो भाई ये पाइल है, पाइल इसके ऊपर रखा था तो इसका ये एरिया रजिस्ट कर रहा था, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, और सॉइल की यहाँ पे जो भी इसकी स्ट्रेंथ होगी उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी कहाँ से निकल जाएगा, एंड बियरिंग एक्शन से। तो इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पूछ लेगा आपसे क्या होता है तो आप बता सकते हो आराम से। क्लियर, चल। तो इस तरीके से ये आपका एक पाइल था, मैं इस तरीके से पाइल बना देता हूँ। ये पाइल है, पाइल किसी भी मटेरियल का बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द, जैसे कि आपका पाइल कंक्रीट का भी हो सकता है, टिम्बर का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो ये हार्ड स्ट्रेटा है और स्ट्रिप, स्ट्रिप सॉइल रहेगी तब के लिए। चल, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह है हमारे पास। चलो इसको लिखते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शन या हैंगिंग पाइल। दूसरा है, या इसको मैं रफ़ कर देता हूँ, इसको रफ़ कर देते हैं तभी बेटर रहेगा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है। चलो लिखते हैं, हो सकता आ जाए, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है फ्रिक्शन या हैंगिंग पाइल। फ्रिक्शन या इसके कई नाम होते हैं, हैंगिंग बोलते हैं, फ्लोटिंग भी बोलते हैं, हैंगिंग पाइल, या एक और नाम होता है इसका है पाइल, इसका एक और नाम होता है, दिस इज फ्लोटिंग पाइल। तो आपसे एग्जाम में यही पूछ लेगा कि बताओ फ्रिक्शन पाइल का दूसरा नाम क्या होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड हैंगिंग पाइल या फ्लोटिंग पाइल। ठीक है, अब फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं उसका रीज़न अभी समझते हैं। तो ये है हमारा जिसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है।
फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा निकल के ये आता है कि सच पाइल्स, इनका पहला पॉइंट है सच पाइल्स are driven in soft clay, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सॉफ्ट क्ले में ही ड्रिवन किए जाते हैं ज़्यादातर है, सॉफ्ट क्ले और लूज सैंड extended up to great depth, ठीक है। तो ये आपके ग्रेट डेप्थ तक जाते हैं, मतलब 20 मीटर 30 मीटर ऐसे ही आपके बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सच पाइल्स आर ड्रिवन का मतलब होता है इसको प्रेस किया जाता है, ड्रिवन इन सॉफ्ट क्ले और लूज सैंड एक्सटेंडेड अप टू अ ग्रेट डेप्थ। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज ड्यू टू स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, स्पेस वहाँ पे नहीं है। द लोड कैरिंग कैपेसिटी is due to skin friction resistance, ओके। चल नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा पॉइंट ऐड अप करते हैं यहीं पे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि लेंथ ऑफ फ्रिक्शन पाइल में बी टेकन एज फ्रिक्शन पाइल may be 10 मीटर टू 20 मीटर। ये 20 मीटर से लेकर के कहाँ 10 मीटर से लेकर कितना होता है 20 मीटर तक ये बनाए जा सकते हैं फ्रिक्शन पाइल को, ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है और पूछा भी है कि इसको फ्रिक्शन पाइल को दूसरा नाम क्या होता है, फ्लोटिंग पाइल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका रीज़न समझते हैं। पहले मैं डायग्राम को यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो मैं इस वाले डायग्राम को रफ कर रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा। चलो देखो ये क्या है, आपके पास डायग्राम बना सकते हो। ये इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ। दिस इज सेकेंड इज फ्रिक्शन पाइल, ठीक है, ओके। चल ये ज़्यादातर आप इसकी लेंथ ज़्यादा रखते हैं, डायमीटर कम रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको साइड रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए है। तो साइड रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। क्लियर? चल समझ में आ गया। चल इस तरीके से ऊपर से लोड आपने अप्लाई किया, क्योंकि ज़्यादातर स्ट्रक्चर का लोड कैसा होता है, कंप्रेसिव नेचर होता है। ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉइल है वो सॉफ्ट सॉइल है, सॉफ्ट क्ले और लूज सैंड है, कुछ भी हो सकता है। लूज सैंड होगी तभी आप इसको बनाओगे, ठीक है, तभी जा कर के इसको आप डीप स्ट्रेटा तक पेनिट्रेट कर सकते हो, ठीक है। चल तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसका साइड रेजिस्टेंस मैं दिखा रहा हूँ, जो कि फ्रिक्शन आएगा साइड से। जितनी ज़्यादा इसका डेप्थ होगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा पेरीफेरी होगी। देखिए ये अगर मार्कर है, अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इसको जितना डेप्थ तक हम ले जाएंगे तो इसके आसपास का एरिया उतना ज़्यादा रजिस्टिंग मिलेगा उसको।
तो जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन तभी बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इसका रेजिस्टिंग पावर बढ़ जाएगी, क्लियर। और इस बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो फिलअप आपने किया है सॉइल का, ये सॉइल कैसी है, लूज सॉइल है। कैसी है, लूज सॉइल है, मतलब सॉफ्ट सॉइल है, यहाँ पे भी है। तो यहाँ से कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ का हार्ड स्ट्रेटा नहीं है, यहाँ पे स्मूथ है। तो जैसा ही लोड आएगा तो नीचे की तरफ पेनिट्रेट कर जाएगा, मतलब कोई रेजिस्टेंस नीचे से नहीं मिलेगा, क्लियर। चल, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हो, क्लियर। चल, तो इसको हम लोड कैरिंग कैपेसिटी को लिख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में। दिस इज फोर्थ पॉइंट, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू अल्टीमेट। इसने किसके टर्म में लिखा था, एंड लिखा था। अब हम लोग लिखेंगे साइड फ्रिक्शन SF। तो इसको इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये जो साइड से रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड QSF। कैसे निकालोगे, मान लिया एक पाइल है, आपको पता है कि साइड का रेजिस्टेंस का कुछ ना कुछ क्ले और सैंड का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगा। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस, उसको आपको लोड में कन्वर्ट करना है, एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एरिया इसमें आएगा, ठीक है। आगे मैं पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, बस अभी समझाना चाहता हूँ। अगर ये पाइल है तो पाइल के आसपास में अगर आप देखोगे, ठीक है, देखो जैसे ये पाइल है तो पाइल के आसपास जैसे ही ज़मीन के अंदर ये जाएगा इस तरीके से, तो आसपास इसके सॉइल रहेगी और ये सॉइल इसके पूरी परिधि पे या पेरीमीटर पे रहेगी, ठीक है। तो पेरीमीटर पे रहेगी और उसकी लेंथ कुछ ना कुछ रहेगी। तो पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का है। अगर सर्कुलर है तो 2πr लगा दोगे, इनटू उसकी लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वो आपको एक एरिया दे देगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, स्ट्रेस के साथ। तो स्ट्रेस इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो साइड फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो सीधे आप निकाल सकते हो, क्लियर। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन थ्योरी भी आती है और आपको लिखने को भी मिल सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो पहले इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़ें अब। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है जिसमें दोनों एक्शन हो। अगला जो केस है हमारा, उसमें जो है दोनों एक्शन होगा। मतलब आपका क्या कहते हैं, जैसे आपका इंड बियरिंग एक्शन भी होगा और उसके साथ साथ में आपका क्या होगा, साइड रेजिस्टेंस भी मिलेगा। तो उसके बारे में भी हमको यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में देखिए क्वेश्चन जब आता है तो वहाँ पे ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि वो एग्ज़ाम में आपको एक लैंग्वेज बोल देगा, कह देगा कि ये फ्रिक्शन पाइल है, तो आपको खुद ही समझना पड़ेगा कि ये साइड से रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है, फिर आपको इंड बियरिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्ज़ाम में ऐसा भी बोल देगा दिस इज़ द इंड बियरिंग पाइल, तो खुद ही समझना पड़ेगा कि लोड कौन सा एरिया लेना है, कौन सा आपको स्ट्रेस लेना है। तो एग्ज़ाम में अच्छे से फोकस करना है। मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको इस पे भी। चल, बिल्कुल भी नहीं, जो भी पढ़ रहे हैं उसके पीछे कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ है दैट इज इंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल। थर्ड इज
end bearing and friction pile। ठीक है, एंड बेयरिंग भी है इसमें और फ्रिक्शन भी है, मतलब दोनों साइड से रेजिस्टेंस आ रहा है, बॉटम से भी मिलेगा इसको और साइड से भी रेजिस्टेंस इसको मिलेगा। क्लियर? चल, ए पाइल्स आर ड्रिवन, ए पाइल्स आर driven in medium to dense, in medium to steep soils, then load carrying capacity, then load carrying capacity is due to combined effect of end bearing action, and skin friction action, स्किन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उसके सरफेस पे है। क्लियर? चल, सरफेस पे रहता है, सरफेस पे जैसे हमारे बॉडी की सरफेस के ऊपर स्किन रहती है, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया क्या? स्किन। चलो, इसको डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। ये आपका पाइल है, ठीक है, ये लोड है Q, ये ग्राउंड लेवल है आपका। चलो, अब की बार यहाँ से भी रेजिस्टेंस आ रहा है, साइड से भी रेजिस्टेंस आ रहा है, ये आपका पाइल है। ठीक है, यहाँ पे जो सॉइल आपकी है, दिस इज द मीडियम सॉइल है, मीडियम टू स्टिफ, सॉइल, ना ही बहुत लूज है और ना ही बहुत हार्ड है। ठीक है, मीडियम स्टिफ सॉइल है यहाँ पे। ये आपकी फिलअप है सॉइल। तो इसमें आपका क्या हो रहा है, दोनों साइड से रेजिस्टेंस आ रहा है। साइड से देखोगे तो QSF आएगा, ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो एंड आएगा EB। तो नेट जो आपकी अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकल के आएगी, Q अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इक्वल टू पाइल की, ये निकल के आएगी दोनों का समेशन। क्या क्या? Q एंड बेयरिंग प्लस Q साइड फ्रिक्शन या स्किन फ्रिक्शन, जो भी बात कर ले। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं है। आप में SSC JEE में उठा के पेपर देख लो और क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। फ्रिक्शन पे पूछ लिया है तो इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पाइल्स ऑन द बेस्ड ऑन मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन। मतलब किस तरीके से हम इसको लगाएं, उस पर भी ये पूछ लेता है, क्योंकि सिर्फ क्लासिफिकेशन ये नहीं है कि उसका एक्शन क्या है, उसके क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब आप किस तरीके से इंस्टॉल कर रहे हो उस पर भी ये डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा निकल के आता है इंस्टॉलेशन। तो दैट इज टाइप्स ऑफ, हेडिंग है टाइप्स ऑफ पाइल्स, based on method of installation।
किस तरीके से लगाया जाए, इंस्टॉल किया जाए, उस पर भी ये क्या है, बेस्ड ऑन है। क्लियर? चलो, इसमें कई तरीके से आ सकते हैं, जैसे ड्रिवन है, डिस्प्लेसमेंट पाइल है, ठीक है, और एक आपका निकल के आता है बोर है। इसके अलावा भी होते हैं, एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ। जैसे पहला ड्रिवन हो सकता है, ठीक है, ड्रिवन पाइल हो सकता है। ड्रिवन बोलो या इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट पाइल, डिस्प्लेसमेंट पाइल, ठीक है। दूसरा बोर, बोर्ड पाइल। पहले आप उसको बोर कर लो, होल कर लो वहाँ पे, उसके बाद में पाइल को लगाते हो तो उसको बोलते हैं बोर्ड पाइल। एक और आता है, दैट इज़ नेक्स्ट आता था आपका वाइब्रेटिंग। हाँ, वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन के थ्रू जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग पाइल। एक और होता है, दिस इज कॉल्ड जेट्टी पाइल। ये मेथड होते हैं, बट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वाले दो हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वाइब्रेटिंग और जेट्टी। जेट्टी वाला जो पढ़ाया जाता है ये एक्चुअली एक ग्रुप में लगाए जाते हैं। तो जेट्टी पाइल जो होते हैं ये ग्रुप में लगाए जाते हैं। जब बहुत सारे बोर होल किए जाते हैं, याद करना, एक ट्यूबवेल जब पढ़ाया जाता है टॉपिक है, तो वहाँ पे जेट्टी वेल करके आता है। तो वहाँ पे कई सारे वेल बनाए जाते हैं, उसको एक से कनेक्ट कर दिया जाता है मेन वेल से, तो उसे जेट्टी वेल बोलते हैं। वैसे ही सेम यहाँ पे भी होता है, हम लोग कनेक्ट कराते हैं। तो आपको जो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा है वो ड्रिवन पाइल पे और बोर्ड पाइल पे कौन सा बेटर होता है, किसकी अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है, उसको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ ड्रिवन या डिस्प्लेसमेंट पाइल। फर्स्ट इज ड्रिवन, या नाम में लिखा है, सबसे अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ड्रिवन या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ड्रिवन या डिस्प्लेसमेंट पाइल। पाइल क्योंकि हम लोग डीप फाउंडेशन में पढ़ रहे हैं, और ड्रिवन क्यों, क्योंकि हम इसको पुश कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया ड्रिवन। क्लियर? चल, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो निकल के आता है उसको पहले मेंशन करता हूं, फिर मैं सारे पॉइंट को समझाता हूं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, दीज पाइल्स आर, these piles are driven through हैमरिंग एक्शन। किसके थ्रू? हैमरिंग एक्शन, हैमरिंग एक्शन। एग्जाम्पल देता हूँ, हैमरिंग एक्शन आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज दैट आपने देखा होगा शादी बारातों में जब टेंट लगाई जाती है, ठीक है, टेंट लगाते समय आपने देखा होगा कुछ जो हैमर लेके घूमते रहते हैं, और उनको जब जैसे तंबू लगाना होता है या कुछ भी कैनोपी लगाना होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक हैमर के थ्रू, और जो लोहे का आपका कील टाइप का होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। तो वही एक तरीके का आपका ड्रिवन या डिस्प्लेसमेंट पाइल का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। गांव में एक एग्जांपल दे सकता हूं, आपने देखा होगा गांव में जानवर को बांधते हैं, जानवर को जब बांधते हैं तो वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, जिसमें जानवर को रस्सी से बांधते हैं, गांव की भाषा में उसको खूंटा बोलते हैं। वो भी एक तरीके का एग्जांपल है किसका, ड्रिवन या डिस्प्लेसमेंट पाइल का। अगर आप बोर होल करके आप उसको पाइल को लगाते तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता है, लेकिन अगर आप उसको प्रेस करके लगाते हो या ड्रिवन या डिस्प्लेसमेंट करके लगाते हो तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी निकल के आती है। इसके पीछे रीज़न क्या है उसको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल आपके दिमाग में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको ड्रिवन बोल पाते हैं, क्या बोलते हैं, इसको पुश करना पड़ता है, ठीक है। चलो, इसका आपको कुछ नहीं, एक प्लेन ग्राउंड होगा, आप इसको इस तरीके से रख दीजिए, इसके ऊपर इसको पेनिट्रेट करा दीजिए, ठीक है। जैसे आपने सर्वे में पेग्स को लगाते हो, क्या लगाते हो, पेग लगाते हो, तो पेग को भी प्रेस करते हो सर्वे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। दूसरा पॉइंट, सच पाइल्स आर एसेंशियली प्रीकास्ट, सच पाइल्स आर essentially
प्रीकास्ट piles made of wood metal, वुड की भी बन सकती है, मेटल की भी बन सकते हैं, वुड मेटल। ठीक है, चल क्लियर। ये पाइल आपके लकड़ी के भी बने हो सकते हैं और मेटल के भी बना सकते हैं। गांव में लकड़ी की बात करें तो खूंटे की बात कर लेते हैं, वहाँ पे आप बनाते थे, ऐसे एग्जांपल लिया हूँ। बट फील्ड पे जब बनाया जाता है तो लकड़ी के बहुत बड़े ट्रंक होते हैं, तना जिसको बोलते थे, पत्तियाँ नहीं रहेंगी। जैसे एक पेड़ में, जैसे लिप्टिस का पेड़ मान लो, तो लिप्टिस का पेड़ काफ़ी लेंदी होता है और उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, उसमें ब्रांचेस कम होती हैं, तो ऐसे का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसका साइज़ भी कुछ सर्कुलर जैसा ज़्यादा बेटर मिल जाता है, क्लियर, तो उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, इन सच, या कह सकते हो इन ड्रिवन पाइल्स, end bearing resistance and skin friction resistance both are efficiently generated ओके। मतलब ये लगाने का फ़ायदा ये रहता है कि इसमें दोनों साइड से रेजिस्टेंस अच्छा खासा मिलता है, मतलब इधर से भी रेजिस्टेंस मिल जाएगा और बॉटम से भी मिल जाता है। बट अभी बोर होल करेंगे, जब हम लोग बोर वाला करेंगे पाइल, तो वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता है, वहाँ पे साइड से एक्चुअली मिट्टी हटा चुके होते हैं। जब बोर वाला आप करोगे, पाइल लगाओगे, तो उसमें क्या करते हैं, पहले मिट्टी निकाल लेते हैं, उसके बाद में वहाँ पे कंक्रीटिंग या जो भी आपको पाइल बनाना है आप लगा सकते हो। तो वहाँ पे क्या है ना, साइड से ज़्यादा अच्छा रेजिस्टेंस नहीं मिल पाता, बिकॉज आपने मिट्टी निकाल ली, तो उतना अच्छा कन्फाइनिंग नहीं हो पाता है। कन्फाइनिंग का मतलब होता है कि दबाव डालना, लेकिन जब ये वाला हम लोग कर रहे हैं ड्रिवन वाला, इसमें दबाव अच्छा पड़ता है। जब दबाव अच्छा पड़ेगा तो ये साइड का रेजिस्टेंस भी अच्छा मिलेगा, तो रेजिस्टेंस जब अच्छा मिलेगा तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी क्या निकल के आएगी, अच्छी निकल के आएगी। तो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को लिंक करा सकते हैं। ओके, चल, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हो। डायग्राम बनाना चाहो तो हल्का सा समझा सकते हो। सपोज दैट एक एग्जाम्पल के थ्रू हम ऐसे मान लो पाइल है, ये कैप है, पाइल कैप इसको बोलते हैं, इसके ऊपर हम लोग हैमरिंग करते हैं, तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस उसको मिलेगा और साइड से भी रेजिस्टेंस मिलेगा। इधर से मिट्टी इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें निकल के आ जाती हैं। तो इस तरीके से जब इसके ऊपर आप लोड लगाओगे ना कोई, ये इस तरीके से क्यों लोड, तो यहाँ से भी रेजिस्टेंस आएगा और साइड से भी आएगा। ये तो मैंने कन्फाइनिंग प्रेशर दिखाया सॉइल का, जो इधर सॉइल फिल है ये साइड में, ये सॉइल प्रेशर आपकी लगाती है, क्लियर। अच्छा, तो पहले आप इसको नोट करें, फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट डिस्कशन है बोर्ड पाइल पे, तो उसके पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद में हम लोग बोर्ड पाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो, अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं बोर्ड पाइल क्या होता है। जैसे गांव में बोरिंग नहीं करते हैं, वैसे ही बोर्ड पाइल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग
चलो नेक्स्ट बात करते हैं बोर्ड पाइल के बारे में। नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज बोर्ड पाइल। दिस इज बोर्ड पाइल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो ग्राउंड होता है वहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे आपका नेचुरल ग्राउंड है कुछ इस तरीके से, ये नेचुरल ग्राउंड आपका था, मिट्टी इस तरीके से, यहाँ पे अभी आपने कुछ भी नहीं एक्टिविटी की। फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जितने साइज़ का हमको चाहिए होता है उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मिट्टी निकाल लेते हैं। सर्कुलर बनाना है तो सर्कुलर बनाओ, रेक्टेंगुलर बनाना है तो रेक्टेंगुलर बनाओ। ठीक है, इस तरीके से निकाल लेते हैं। और उसके बाद में केसिंग वगैरह करना पड़ता है। केसिंग का मतलब है कि जैसे शटरिंग आप करते हो, जैसे आपने कॉलम बनाना होता है वैसे केसिंग करनी पड़ती है। तो केसिंग मतलब आपकी स्टील की सीट्स होती हैं, साइड से ये स्टील की सीट्स लगा दी जाती हैं क्योंकि बाद में सांचा के निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्रीटिंग कर दी जाती है। तो यहाँ पे क्या हम लोग क्या कर देते हैं, कंक्रीटिंग करना पड़ता है। तो आपको लगाना पड़ेगा, मैं एक दिखा देता हूँ थोड़ा सा। कुछ इस तरीके से आपको ज़्यादा गैप तो नहीं रखा जाता है, थोड़ा सा रखा जाता है, वो इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं। इसमें बाद में आप कंक्रीटिंग फिल कर दोगे, कंक्रीट वगैरह, तो आपका ये बन जाएगा कंक्रीटिंग। ये कंक्रीटिंग कर देंगे, उसके बाद में क्या करते हैं, यहाँ से आप इसको हटा लेना, यहाँ पे नीचे नहीं रखेंगे, और बाद में इस ब्लू कलर वाले सांचे को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये नीचे बीच में एक आपका पाइल नीचे बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है। इस केस में क्या हुआ, जब आप मिट्टी को बाहर निकाल लेते ना, तो यहाँ की जो सॉइल ये सब भरी हुई थी, ये डिस्टर्ब हुई थी। जब आप देखिए क्या करना पड़ता है, दो फायदे मैं बताता हूँ एक एक चीज़ के। जब हमको बोर्ड पाइल लगाना होता है तो एक बात समझिएगा, एक तो ड्रिवन पाइल अभी पढ़ाया आपको, तो ड्रिवन पाइल में सीधे पेनिट्रेट करना पड़ता है, पुश करते जाते हैं, हथौड़ा लेते हैं। और हथौड़ा का मतलब कि आप बात कर सकते हो, अगर बड़े बड़े पाइल जब बनाए जाते हैं ना, तो क्रेन के थ्रू लोडिंग की जाती है। बड़े बड़े क्रेन आती हैं, क्रेन के थ्रू उस पर लोडिंग किया जाता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब उसमें हम लोग लोडिंग करते हैं तो लोड चेंज भी करते जाते हैं, कितनी डेप्थ तक आपको जाना है उस हिसाब से हाइट से उसको गिराते रहते हैं। तो उस तरीके से पाइल्स आपके वहाँ पे बनाए जाते हैं। उसमें एक फ़ायदा ये नहीं रहता है हमको है, मतलब इसमें कुछ स्ट्रेंथ तो अच्छी मिल जाती है जो आपको पहले पढ़ाया। बोर पाइल में एक और फ़ायदा मिल गया हमको। बोर पाइल में एक फ़ायदा ये मिला कि जब आप यहाँ पे बोरिंग करोगे तो बाहर मिट्टी निकालनी पड़ती है, इससे हमको नीचे की सॉइल की इन्वेस्टिगेशन भी करने को फ़ायदा मिल जाता है। मतलब यहाँ पे नीचे की जो सॉइल मास है ना, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, मतलब कैसी सॉइल है आपकी, इस डेप्थ पे सॉइल कैसी है, क्योंकि जब मिट्टी बाहर निकालोगे तभी तो उसके बारे में बता सकते हो। लेकिन इसके पहले वाले केस में आप नहीं बता सकते थे, उसमें सिर्फ आपको पेनिट्रेट करना था, नीचे वाली सॉइल कैसी है नहीं जान पाओगे। यहाँ पे बोर वाले में क्या है ना, जब इसको आप ड्रिल करोगे ना, ड्रिल करने के बाद में मिट्टी बाहर आएगी तो पता कर सकते हो कि नीचे की सॉइल कमज़ोर है या मजबूत है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें एक चीज़ और पता चल जाता है कि सॉइल की इन्वेस्टिगेशन भी पता चल जाता है। यहाँ पे जो है सॉइल इन्वेस्टिगेशन, ये भी एक फ़ायदा यहाँ मिल जाता है। बट स्ट्रेंथ यहाँ पे कम निकल के आते हैं, स्ट्रेंथ उतनी नहीं निकल के आती। उसका रीज़न देखो, जब आप ड्रिल कर रहे हैं तो आसपास की सॉइल यहाँ डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी और रीमोल्डेड हो जाएगी। अगर क्ले सॉइल है, रीमोल्डेड, तो अगर मान ले क्ले सॉइल है, रीमोल्डेड क्ले सॉइल, ठीक है, मतलब सॉइल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। सॉइल का अगर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, जितनी स्ट्रेंथ पहले मिलनी चाहिए तो वो अब ना मिलेगी। इस वजह से यहाँ पे बोर पाइलिंग में जो हम लोग करते हैं वो स्ट्रेंथ कम निकल के आती है एज़ कम्पेयर टू ड्रिवन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, कह देगा
कि बताओ ड्रिवन पाइल में स्टन ज़्यादा होती है या बोर पाइल में ज़्यादा होती है, तो ड्रिवन पाइल में स्टन ज़्यादा निकल के आती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा निकल के आती है। तो ये आपका कंक्रीटिंग हमने यहाँ पे कंक्रीट। चल समझ में आ गया होगा। चल अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ बोर्ड पाइल के बारे में कुछ पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस निकल के आता है आपका कि बोर्ड पाइल में हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड पाइल्स में बी प्री कास्ट, दिस इज बोर्ड पाइल में बी प्री कास्ट, मतलब पहले से उसकी कास्टिंग कर रख सकते हो आप। प्री कास्ट का मतलब है यहाँ से आप साइज जितना ड्रिल किया इतना साइज आप मेजर कर लीजिए और अलग से बना लीजिए, इसको प्री कास्ट कर लीजिए। जैसे प्री स्ट्रेसिंग करते हो आप, तो प्री कास्टिंग पहले से हो जाती है। जैसे आपने रेलवे के स्लीपर देखे होंगे, तो रेलवे के स्लीपर पहले से प्री कास्ट हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही पहले से प्री कास्ट हम लोग कर लेते हैं, तो प्री कास्ट हम लोग कर लेते हैं। तो बोर्ड जो पाइल्स है मे बी प्री कास्ट और कास्ट इन सीटू, कास्ट इन सीटू का मतलब होता है फील्ड पे ही स्ट्रक्चर को बनाना। तो ये जो है कंक्रीट पाइल, ये है कास्ट इन सीटू। ये मैंने बनाया, आपको बताया कि कंक्रीटिंग करते हैं। ठीक है, और आप ऐसा ही पाइल लेके बाहर से चले आओ जो बना बनाया हो और सीधे ला करके और इसमें इसके अंदर आप क्या कर दीजिए, रख दीजिए, पेनिट्रेट करा दीजिए, ऐसे लाइए और इसके अंदर रख दीजिए, तो वैसे भी बना सकते हो। क्लियर। चल, डिपेंड करता है कि आपके फील्ड पे सिचुएशन कैसी है। हो सकता है फील्ड पे जहाँ बना रहे हो वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो, बनाना मुश्किल हो, तो हो सकता है कि आप बाहर से लेके आ जाओ। और हो सकता है कहाँ पे स्ट्रक्चर आप बना रहे हो, जैसे मान लिया कि हम बना रहे हैं जहाँ पे, मान ले सतना में बना रहे हैं, मैहर सतना का नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बढ़िया सीमेंट भी अवेलेबल है, कंक्रीट भी, चूना, मतलब सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और मान लिया रोड आप कहीं पे स्ट्रक्चर बना रहे हो, अरुणाचल प्रदेश में बना रहे हो, वहाँ पे सीमेंट भी आसानी से नहीं मिल पा रहा है और ना ही आपका कंक्रीटिंग अच्छे से मिल पा रहा है, तो आपको प्री कास्ट बनाना पड़ेगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। इसीलिए इसने स्टेटमेंट में क्या लिखा, मे बी प्री कास्ट भी हो सकता है और मे बी कास्ट इन सीटू भी हो सकता है। तो ये तो हमारी सुविधा के अकॉर्डिंग है, हमें जैसी सिचुएशन मिलते हैं हम वैसा ही काम करते हैं। तो इसलिए दो ऑप्शन निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आप पढ़ते समय ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकली चीज़ों को अगर रिलेट करा ले गए तो सिविल इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बस इसको आप प्रैक्टिकली रिलेट कराओ। ठीक है, और सब कुछ तो देखते रहते हो, मकान भी बनता रहता है, कंक्रीटिंग भी होती रहती है, सब कुछ तो होता है, बस समझना है, देखना है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चल, कास्ट इन सीटू, दैट इज कंक्रीट पाइल्स। Next point of discussion, these piles are less efficient. These piles are less efficient. अब less efficient क्यों होते हैं उसका रीज़न अभी बताता हूँ। Then driven या डिस्प्लेसमेंट। अभी इसका नाम पिछले वाले का डिस्प्लेसमेंट क्यों पड़ा, क्योंकि जैसे ही इसको पेनिट्रेट करते हैं वो नीचे की मिट्टी को इधर उधर फेंकने की कोशिश करता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इस नीचे की, जैसे हम इसको पेनिट्रेट कराएंगे तो ये जैसे ही नीचे की सॉइल मास होगी ना, इसको इधर उधर साइड में करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ जाता है, डिस्प्लेसमेंट पाइल। क्लियर है। चल, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, उसको मैं नोट के फॉर्म में लिखता हूँ। नोट के फॉर्म में इसी के बारे में क्यों इसको लेस एफिशिएंट बोला गया, ये है पाइल्स विच डिस्प्लेस्ड, ऐसे पाइल्स विच डिस्प्लेस्ड, जो डिस्प्लेस्ड द सॉइल and cause disturbance
disturbance by driving is called displacement piles. Whereas if it does not displace, and does not disturb the adjacent soil, पड़ोसी soil are called non-displacement pile. एग्जाम्पल इसका होता है एच पाइल. जब एच पाइल बनाया जाता है तो उसमें नॉन डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हो, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है. तो ये कह रहा है कि पाइल्स विच डिस्प्लेस द सॉइल एंड काज डिस्टर्बेंस बाय ड्राइविंग, मतलब ड्राइव करते समय आसपास की सॉइल को आपने डिस्टर्ब किया तो इसको बोलेंगे डिस्टर्ब सॉइल या डिस्प्लेसमेंट बोलोगे. और जिसमें डिस्टर्ब नहीं हुआ, जिसमें पहले मिट्टी निकाल लेते हो ड्रिल करने के बाद में, उसमें आपका क्या होता है, नॉन डिस्प्लेसमेंट उसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है. अब देखो क्या होता है, जब हम पाइल को ड्राइविंग करते हैं उसका जो लिखा नहीं है कि दीज पाइल्स आर लेस इफिशिएंट देन ड्रिवन डिस्प्लेसमेंट, इसका कारण मैं बता देता हूँ. देखो जब हम लोग इसको, सबसे पहले एक बात बता देते हैं, जब हम मिट्टी को यहाँ पे निकाल लेंगे बाहर, मिट्टी को जब बाहर निकाल लेते हैं तो मिट्टी को जब हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ की सॉइल को, जो यहाँ पे सॉइल है इस आसपास की सॉइल क्या थोड़ा सा लूज हो जाती है. ठीक है, उतना टाइट नहीं रह पाती है जितना पहले थी. जब बीच में सॉइल थी तब बहुत ज़्यादा कन्फाइनिंग प्रेशर लग रहा था, लेकिन जब एक बार आप यहाँ पे ड्रिल करके बाहर मिट्टी निकाल ले गए तो वहाँ पे उतना कन्फाइनिंग प्रेशर अब नहीं लग पाएगा. ठीक है, इसी वजह से बोर पाइल में आपकी जो साइड से रेजिस्टेंस मिलना चाहिए जितना पहले मिलता था ड्रिवन वाले में, उतना नहीं मिल पाएगा. ड्रिवन वाले में क्या होता है कि जैसे जैसे इसको पेनिट्रेट करते गए, पहले मिट्टी तो हटाई नहीं आपने, सीधे पेनिट्रेट कर दिया, तो पेनिट्रेट करते समय क्या हुआ कि आपकी इधर का कन्फाइनिंग प्रेशर काफ़ी अच्छा लगता रहता है. तो कन्फाइनिंग प्रेशर की वजह से आपकी जो ड्रिवन पाइल होता है वो ज़्यादा इफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड पाइल. तो ये बात आप समझ में आ गई होगी. एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि कौन सा ज़्यादा इफिशिएंट होता है, कौन सा, ड्रिवन. इसीलिए एग्जाम्पल में बता दिया. इसीलिए लोगों को जब आप देखा होगा कि आपको कहीं पे किस पेनिट्रेट कराना होता है तो पहले आप गड्ढा नहीं खोदते हो, सीधे जा कर के उसको क्या कर देते हो, पेनिट्रेट कर देते हो, उसको ऊपर हैमरिंग कर देते हो. जैसे एग्जांपल मैंने बताया, जब टेंट लगती है तब भी एक एग्जांपल देख सकते हो. तो इस तरीके से मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, आप देख सकते हो प्रैक्टिकली भी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. और देखो डिपेंड भी कर जाता है, मिट्टी भी कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है. कई बार आपने देखा होगा कि जब मैच खेलने जाते थे, आप याद करो, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देखता हूँ. जब आप क्रिकेट खेलते थे तो क्रिकेट के समय आपने देखा होगा जब आप स्टंप लगाते हो, ठीक है, जब आप स्टंप लगाते हो तो स्टंप को आपको ठोकना पड़ता, बैट से आप ठोक देते थे कि नहीं कर देते थे. तो वो भी एक एग्जाम्पल होता है, किसका, ड्रिवन पाइल का एग्जाम्पल होता है. ठीक है, और वही स्टंप आपको लगाना हो, पहले गड्ढा खोदो उसके बाद लगाओ, और एक खिलाड़ी बोल्ड हो गया उसके बाद वो स्टंप लगता नहीं सही से है. इस वजह से आप देखे होंगे कि ड्रिवन पाइल का एग्जाम्पल हम लोग सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. अब आप कभी नहीं भूलोगे कि ड्रिवन पाइल क्या होता है और बोर्ड पाइल क्या होता है. ठीक है, चल ऐसे ही अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझोगे तो फिर कभी नहीं भूलोगे पढ़ाई को. ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हैं डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ पाइल बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. अब हम फंक्शन पे बात करेंगे. नेक्स्ट डिस्कशन हमारा निकल के आता है फंक्शन पे. हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पाइल, दैट इज थर्ड हो गया. चलो थर्ड पे आते हैं.
2 तरीके की क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, अब 3rd तरीके की क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ पाइल्स बेस्ड ऑन their function. फंक्शन मतलब उसके कार्य के अकॉर्डिंग हमको देखना है कि उसका क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। पहला निकल के आता है कॉम्पैक्शन पाइल। ये भी एक एग्जांपल है, मैंने आपको कहीं पर पढ़ाया था कॉम्पैक्शन पाइल क्या होता है। इसके बारे में मैंने किसी चैप्टर में ज़रूर डील किया, थोड़ा बहुत बताया था कि कॉम्पैक्शन पाइल क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि बताओ कॉम्पैक्शन पाइल का यूज़ कहाँ पे करते हैं, मतलब कहाँ ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है, मतलब नेचुरली कहाँ पे हम लगाएंगे, उसके बारे में डील करना है। क्लियर? चल तो बात कर लेते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा निकल के आता, फर्स्ट पॉइंट, दीज आर ड्रिवेन। इनका नाम ड्रिवेन है, ध्यान रखिएगा, दीज आर ड्रिवेन, दीज आर ड्रिवेन in loose saturated sand, in loose saturated sand, कहाँ पे लगाना है, सैंड में, in order to increase density, and bearing capacity, ठीक है। तो ये वाले जो आपको लगाए जाते हैं, जो कंपैक्शन पाइल लगा, कंपैक्शन का मतलब उसको कॉम्पैक्ट करना, ठीक है, कुछ एनर्जी देना। दीज आर द ड्रिवेन इन लूज सैचुरेटेड, लूज में करना होगा, हार्ड स्ट्रेटा पे जाओगे तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। लूज, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जब जहाँ पे आप मैच खेलते थे और मैच खेलते समय आपने देखा होगा जो काफ़ी हार्ड ज़मीन हो जाती है, एकदम सूखी ज़मीन होती है, हार्ड होती है, उस पर आप स्टंप लगा नहीं पाते हो, कितना भी कोशिश करते हो और ठोकते हो स्टंप और वो लग नहीं पाता, गिर जाता है। फिर आप क्या करते थे, फिर आप कहीं से पानी लेके आते थे, उस ज़मीन को गीला करते थे, उसके बाद स्टंप लगाते थे आप, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, दीज आर ड्रिवेन इन लूज सैचुरेटेड सैंड, सैचुरेटेड है तभी जा करके वहाँ पे लग सकता है ये, तो उसको कॉम्पैक्ट करोगे तब जाके लगेगा। तो लूज सैचुरेटेड सैंड in order to increase डेंसिटी एंड बियरिंग कैपेसिटी। अब डेंसिटी कैसे इंक्रीज हो गई और बियरिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज हो गई, इसको समझते हैं। पहले पहला पॉइंट मेंशन कर दें, उसके बाद में मैं डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है। सच पाइल्स आर प्रोवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा। सच पाइल्स, प्रैक्टिकल इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। सच पाइल्स आर प्रोवाइडेड in those areas provided in those areas which are prone to liquefaction, such as near the sea और रिवर्स, ठीक है। तो ये वाले जो पाइल्स हैं, जैसे आपने नदी के किनारे पे चले जाओ, सपोज दैट गंगा के किनारे गए और आपको वहाँ पे कुछ बनाना है, जैसे सपोज दैट आपने देखा होगा संगम के आसपास या कहीं पे भी देख सकते हो जहाँ पे पर्यटक स्थल होता है, सपोज दैट एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर भी बनाना है उनको, है कुछ भी करना है, और वहाँ पे सॉइल सैचुरेटेड जो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि वहाँ पे पानी रहता है। तो सॉइल सैचुरेटेड हो और लूज होनी चाहिए।
मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्टेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लूज हो। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे आपको लगाना है, तो आप क्या करोगे, सपोज दैट ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, क्लियर। चलो ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल पे आपको यहाँ पे लूज सॉइल भरी हुई है, ये लूज सैंड आपकी है, सैचुरेटेड है, नदी के किनारे के आसपास में है मान लेते हैं। अब यहाँ पे आपको कई सारे कॉम्पैक्टेड जो कॉम्पैक्शन पाइल आपको लगाना है, तो एक नहीं कई लगाने पड़ते हैं। एक लगाया आपने इस तरीके से, फिर दूसरा इस तरीके से लगाया, तीसरा लगाया, ये पाइल आप लगाते गए। लूज क्यों लिया इसका रीज़न अभी बताता हूँ। अगर डेंस लोगे तो उतना अच्छा कॉम्पैक्ट ही नहीं हो पाएगा। डेंस में पहली बात तो ये आप जब जैसे ही एनर्जी दोगे ना, डेंस सैंड में इतनी जल्दी पाइल जाएगा ही नहीं। पाइल को जाने के लिए थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम चाहिए, तो आपको लूज लेनी, लूज सॉइल के लिए आप करोगे, ठीक है। और दूसरी बात है जहाँ पे लिक्विफैक्शन हो सकता है, और लिक्विफैक्शन क्या होता है इसके बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। आपका मड वाटर ऊपर आ जाता है, और जब अर्थक्वेक आता है तो उस समय आपने देखा होगा कि पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो जाता है, एक्सेस पोर वाटर प्रेशर, तो लिक्विफैक्शन वहाँ पे होता है, क्लियर। तो यहाँ पे लूज सॉइल के चक्कर में होता क्या है कि जैसे ही जैसे हम यहाँ पे पाइल लगाते जाते हैं, तो हुआ क्या, देखो जैसे ही पाइल लगाया, एक पाइल आपने इधर से लगाया, एक पाइल इधर से लगाया, एक पाइल यहाँ से लगाया, ठीक है, ये पाइल आपने यहाँ पे लगा दिया। तो हुआ क्या, पाइल ने क्या किया, इधर को इधर की तरफ कंप्रेस कर दिया सॉइल को। जो यहाँ पे सॉइल थी, जब आपने इसको कंपैक्ट किया होगा ना, ऐसे पाइल आया होगा, ऐसे 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 नीचे, जब आपने ऊपर से एनर्जी देते चले गए तो ये नीचे की तरफ आता चला गया। तो इसने क्या किया, यहाँ की सॉइल को डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करके थोड़ा इधर की तरफ भेजने की कोशिश किया कि जाओ भैया मेरी जगह से हटो। और जब इसको लगाया गया, इस पर लोड लगाया गया, क्यों, इस पर लोड लगाया गया, क्यों, कुछ भी लगा सकते हो लोड, आपकी मर्जी, जो मन करे लगाओ। इस पर आपने लगाया, ठीक है, तो इसने कहा कि भैया जो यहाँ की मिट्टी को कहा कि तुम इधर जाओ, इधर जाओ, ठीक है, डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, फिर इधर वाली मिट्टी इधर जाएगी, क्लियर। चल सारी कहानी मैंने आपको समझा दी, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसकी बियरिंग कैपेसिटी बढ़ गई। अब देखो इंड रेजिस्टेंस भी इसको मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, इंड रेजिस्टेंस भी मिलेगा, साइड से भी मिलेगा और इंड से भी मिलेगा। ऐसे कई लगाए जाते हैं, एक नहीं होता, जैसी ज़रूरत होती, जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा काम करते हैं, क्लियर। चल अब देखो आपको जो पॉइंट लिखा वो समझा देता हूँ। सैचुरेटेड सैंड समझ में आ गया, मतलब ये जो कहानी थी ये किसके ऊपर था, मतलब वाटर टेबल है यहाँ पे, लूज वाटर टेबल ना दिखाओ यहाँ पे, मतलब यहीं पे पास में आप दिखा सकते हो कि कोई रिवर है, यहीं पे कोई रिवर है, यहाँ पे पानी साइड में है, यहाँ पे इसका पानी इधर आ सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये दिस इज़ लूज सैंड है, लूज सैंड है, वो भी कैसी है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है। अब ये क्या कह रहा है कि सच पाइल्स आर हुज द लिक्विफैक्शन विल अकर, और दूसरी बात उसने बोला है कि इंक्रीज द डेंसिटी एंड बियरिंग कैपेसिटी। अब ये कैसे इंक्रीज हुआ, देखो जब आप इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, पाइल को कॉम्पैक्शन लगा रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, इधर की मिट्टी इधर आई, इधर की मिट्टी इधर आई, दोनों एक पास आ गई। दोनों एक पास आएंगी तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना क्लोजर आएंगे पार्टिकल उतना डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डेंसिटी बढ़ेगी तो सॉइल की क्या होगी, बियरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो वही तो लिखा है, डेंसिटी इंक्रीजेस एज वेल एज बियरिंग कैपेसिटी इज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करें और फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो सारे पॉइंट तो मैंने मेंशन कर दिए इसके, तो आप पहले इसको लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लिक्विफैक्शन अकर करता है, उसके चक्कर में आपका इसका यूज़ करना पड़ेगा।
चलो नेक्स्ट पॉइंट आप डिस्कशन करते हैं। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने तो कॉपी कर लिया होगा। तो जहाँ पे लिक्विफेक्शन अकर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे जैसे अर्थक्वेक आने के क्षेत्र आपका ज़्यादा होगा तो वहाँ पे ज़्यादा अकर होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अर्थक्वेक किस जोन में ज़्यादा आते हैं। जैसे आप देखोगे नॉर्थ इंडिया जैसे है, उधर चले जाओ आप, जो हिमाचल वो क्या कहते हैं, हिमाचल प्रदेश है, शिमला है, उत्तराखंड है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ अर्थक्वेक आते रहते हैं। ठीक है, क्लियर। दिल्ली में भी आते रहते हैं। ओके, गुजरात साइड में भुज में आता रहता है। सबसे कम अर्थक्वेक कहाँ पे आते हैं इंडिया में पता है? साउथ इंडिया में, वहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस सबसे कम रहते हैं। उसके कई कारण हैं, ज्योग्राफी के कई कारण हैं, क्योंकि उधर की जो चट्टानें हैं बहुत पुरानी हैं, उसका एक रीज़न है। उसके बाद में टेक्टोनिक प्लेट के खिसकने के कारण ही होता है। अर्थक्वेक आने का मुख्य कारण पता क्या होता है? टेक्टोनिक प्लेट से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाते हैं। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेट के कारण भी हो सकता है। अर्थक्वेक आने के कई कारण होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार हो सकता है, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है वही। ठीक है, कोई बम विस्फोट हो गया उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है। ठीक है, तो कई कारण हो सकते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से भी आ सकता है, डैम बनने की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है, तो कई कारण हो सकते हैं। अर्थ का कंपन करना, वाइब्रेट करना ही क्या होता है? अर्थक्वेक कहलाता है, और कुछ नहीं है। अर्थ का मतलब सॉइल मास, क्वेक का मतलब वाइब्रेशन, बस। तो हर चीज़ जब पढ़ते हो ना तो उसके नाम में जाया करो, तो उसका नाम में ही सब कुछ होता है। कोई भी चीज़ की डिफिनीशन है ना, तो वो डिफिनीशन तभी बनी होगी ना, उसके नाम से बनती है। तो अगर आपको उसका नाम अच्छे से पता है तो आप हर चीज़ को डिफ़ाइन भी कर सकते हो और हर चीज़ को समझ भी सकते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा। इसलिए कहता हूँ उसके नाम को अच्छे से ध्यान से पढ़ा करो, तो फिर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन आते हैं हम लोग, दैट इज़, इसी में एक तो कंपैक्शन बता दिया, एक होता है अपलिफ्ट या टेंशन पाइल होता है। इसी में दूसरा निकल के आता है अपलिफ्ट, या इसका दूसरा नाम होता है, सॉरी, अपलिफ्ट या टेंशन नाम होता है। अपलिफ्ट या टेंशन पाइल। ठीक है, अपलिफ्ट या टेंशन पाइल मतलब अभी तक जो लोड लगा था वो आपका कंप्रेसिव था, अब जो हो सकता है कि अपलिफ्ट के कारण उसमें टेंसाइल लोड आ जाए। ठीक है, टू यूज टू, पहला पॉइंट है यूज टू एंकर्स, इसमें एंकर यूज करने पड़ते हैं आपको, एंकर्स, द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू, द स्ट्रक्चर subjected to the structure subjected to uplift pressure caused by swelling of soil such as in black cotton soil, तो ब्लैक कॉटन सॉइल में ऐसा हो सकता है कि अपलिफ्ट हो जाए। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, अंडर रिम्ड फाउंडेशन आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं है लेकिन मैं आगे बता दूंगा, बट आपके सिलेबस में उसका क्वेश्चन नहीं, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लिया, उसको बताऊंगा नहीं अभी क्योंकि अभी मेरे को उसके बारे में समझाना नहीं है, अभी जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है उसको देखते हैं। सपोज दैट ए पाइल है, ठीक है, चलो इसमें होता क्या कि अगर मान लिया कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल है, ठीक है,
कैसी सॉइल है? ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी तो मैंने पहले ही पढ़ा रखा, चैप्टर नंबर 3 में जाइएगा, लेक्चर नंबर 3, वहाँ पे मैंने बताया था क्या, आपको ब्लैक सॉइल के बारे में पूरी डिटेल बता दी थी। ठीक है, तो ये सॉइल कैसी होती है? इसमें ड्यू टू वीक वांडरवाल फोर्सेस होते हैं, जिसके कारण इसमें वाटर इजीली क्या हो जाता है? इंटर कर जाता है। और वाटर अगर इजीली इंटर कर गया तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे स्वेलिंग होता है। क्या होता है? स्वेलिंग। ठीक है, तो स्वेलिंग के कारण यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होता है, ये स्वेलिंग प्रेशर है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल है ना, ये स्वेल करती है, ये सॉइल सपोज दैट है, ये सॉइल है, ये स्वेल करेगी तो ऊपर की तरफ प्रेशर एग्जर्ट करेगी, यहाँ पे भी होगी तो इधर भी प्रेशर एग्जर्ट करेगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि ऊपर की तरफ लोड क्या आ जाएगा? टेंसाइल आ जाएगा। तो क्यों ये जो हो जाए वो टेंसाइल हो जाएगा, टेंशन बोल दो, या यहाँ पे आप बोल सकते हो दिस इज अपलिफ्ट प्रेशर, अपलिफ्ट और टेंशन। क्लियर? चल, एक्चुअली सॉइल क्या होती है, जैसे ही आपके इसमें पानी पड़ता है ना तो ये स्वेल करती है, स्वेल करेगी तो ऊपर की तरफ फूलने की कोशिश करती है, तो ये प्रेशर एग्जर्ट करती है। तो ये जैसे मान लिया आपने पाइल लगा रखा होगा तो पाइल के ऊपर भी तो प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो पाइल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट होगा तो पाइल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके के भी चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अपलिफ्ट टेंशन पाइल भी बनाया जाता है, उस हिसाब से बनाया जाता है ताकि उसको रजिस्ट कर सके। उसके लिए क्या करते हैं? अंडर रिम्ड फाउंडेशन यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से बना देते हैं। कुछ इसमें कलाकारी करते हैं, मतलब कि ऐसा कुछ चेंज करते हैं ताकि इसके प्रेशर को रिड्यूस किया जाए। इसमें प्रेशर बल्ब बना देते हैं। क्या बना देते हैं? प्रेशर बल्ब, कुछ इससे बना देते हैं। अब ये प्रेशर बल्ब जब बन गया ना, अब देखो ऊपर से भी रेजिस्टेंस मिलेगा, इधर से बैलेंस हो जाएगा, तो कोई भी चीज़ अगर प्लेन आपने बनाई है तो उसको निकालना आसान हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। सिंपल एग्जांपल का मतलब ये है कि अगर आप एक प्लेन रॉड को ले लो, प्लेन रॉड ले लो, और प्लेन रॉड को अगर आपने ज़मीन के अंदर इसे डिग किया, ठीक, उसके बाद उसको निकालना भी आसान होगा। वही रॉड में इधर उधर आपने कुछ रॉड्स में ब्रांचेस दे दी, इधर उधर कर दिया, फिर उसको पेनिट्रेट करने के बाद निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब साइड से रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो ये बल्ब देने से क्या हो जाता है? बल्ब देने से, इसको अंडर रिम्ड फाउंडेशन बोलते हैं, तो बल्ब देने से क्या होता है कि यहाँ पे ये रजिस्टर मिल जाता है इसको है, जितना इधर से सॉइल का प्रेशर डेवलप होगा उतना ऊपर से सॉइल का वेट बैलेंस कर लेता है। इस वजह से अंडर रिम्ड फाउंडेशन में अपलिफ्टमेंट नहीं होता है। क्लियर? चल, तो बस ये जानना जरूरी है कितने टाइप का होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड, इसमें जो आता है फंक्शन के अकॉर्डिंग फेंडर पाइल आता है। फेंडर नाम होता है इसका, फेंडर पाइल। क्या नाम है इसका? फेंडर। एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेगा कि फेंडर पाइल का यूज़ कहाँ पे होता है, तो आपको पता होना चाहिए। यूज टू, दिस इज यहीं पे मेंशन करता हूँ, यूज्ड टू एंकर द, एंकर का मतलब पकड़ के रखना होता है, एंकर, एंकर द स्ट्रक्चर, एंकर द स्ट्रक्चर subjected to टाइडल। टाइडल मतलब समझते हो, जहाँ पे ज्वार भाटा आता है, ठीक है, टाइडल वेव आती है, समुद्र की लहरें आती हैं, टाइडल वेव, टाइडल वेव कास्ड बाई seismic activities, comma, these piles are provided in waterfront structure, ऐसे स्ट्रक्चर जो पानी में डूबे रहते हैं, वहाँ पे जो पाइल प्रोवाइड किए जाते हैं उनका नाम होता है फेंडर पाइल। और ये वाले वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे आपका टाइडल वेव ज़्यादा जनरेट होता है, लहरें बहुत ज़्यादा जनरेट होती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिख सकता हूँ, दिस इज़
डॉक हार्बर, डॉक हार्बर जो होता है प्लेस, वहाँ पे आपका यूज़ किए जाते हैं। क्लियर? जहाँ पे जहाज आते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा, तो वहाँ पे आपका यूज़ किया जाता है कौन सा? फेंडर पाइल। तो ये याद रखिएगा, सीधे पूछ लेगा कि बताओ फेंडर पाइल कहाँ यूज होता है, या ऐसे पूछ लेगा कि डॉक एंड हार्बर पे कौन सा पाइल यूज होता है, सीधे यूज करना है फेंडर। ठीक है, चल नेक्स्ट आता है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, फोर्थ वन इज बैटर, बैटर पाइल। बैटर नहीं है, ध्यान रखिएगा, बैटर पाइल है। बैटर पाइल सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दे देता हूँ उसको। दीज पाइल्स आर ड्रिवन in inclined direction to prevent horizontal thrust बोल दो या लैटरल थ्रस्ट बोल सकते हो इसको, लैटरल थ्रस्ट। तो ऐसी जगह ये लगाए जाते हैं जहाँ पे हॉरिजॉन्टल धक्का, मतलब इस तरीके से थ्रस्ट आता है, ठीक है, या लैटरल थ्रस्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। जिसका और नाम होता है इंक्लाइंड थ्रस्ट, इंक्लाइंड फोर्स बोल सकते हो, इंक्लाइंड फोर्स। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे ब्रिज का जो एब्यूटमेंट होता है, सपोज दैट, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे सपोज दैट ये आपकी एक रोड है, ये रोड आपकी इस तरीके से आपने रोड बना रखा है, ठीक है। इस तरीके से आपका रोड है और यहाँ पे ब्रिज के आपने पियर्स दे रखे हैं कुछ इस तरीके से। ये ब्रिज के पियर्स आपने बना रखे हैं। क्लियर? ये रोड है आपकी, ये सस्पेंशन ब्रिज है कोई, इस तरीके से आपने इसको बना दिया, ठीक है। और ये आपकी रिवर है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें लैटरल थ्रस्ट आता है, तो यहाँ पे भी साइड से ध्यान दीजिएगा। दीज पाइल्स आर ड्रिवन इन इंक्लाइंड डायरेक्शन टू प्रिवेंट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, लैटरल थ्रस्ट ऑन इंक्लाइंड फोर्स। तो इन पे एक्चुअली थ्रस्ट आता है, ये जो पियर्स है ना, इसके ऊपर एक फोर्स आता है, इस तरीके से थ्रस्ट आता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी थ्रस्ट ज़्यादा आता है तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, साइड से प्रोवाइड कर देते हैं। तो साइड से आप अगर प्रोवाइड करना चाहोगे तो यहीं पे एक और पिलर बनाना पड़ेगा आपको, छोटा सा ऐसे बना करके, और आप इसको सपोर्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। गांव में भी देखा होगा, जैसे सपोज दैट आपकी दीवार कमज़ोर हो जाती है तो साइड से आपने इसको सपोर्ट दे देते हो। कैसे दे देते हो? देखो, ये एक वाल है, आपकी घर की वाल थी, सपोज दैट ये घर की वाल है, ये वाल आपकी कमज़ोर पड़ गई, और वाल अगर आपकी घर की कमज़ोर पड़ गई, आपको लगता है ये गिर सकती है, तो आप क्या करते हो, साइड से ही ऐसे सपोर्ट दे देते हो कि नहीं दे देते हो? बांस बल्ली जिसका आपके पास जो भी अवेलेबल होता है आप कर लेते हो, नहीं होता है तो एंगल ले आते हो स्टील के, उससे अवेलेबल आप लगा सकते हो। तो अगर ये पियर कमज़ोर पड़ गया, अगर ये पियर कमज़ोर पड़ गया, पियर बोल दो, कॉलम बोल दो, वैसे इसको पियर बोलते हैं, पियर बोलो, पियर को भी एक डीप फाउंडेशन ही बोलते हैं, ठीक है। तो इस पियर को हम लोग सपोर्ट करने के लिए, अगर ये पियर कमज़ोर है तो इसको इधर से सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चल, तो ये आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया। कुछ और एग्जांपल बता सकता हूँ, जैसे गांव में बिजली का तार देखा होगा, ठीक है, सपोज दैट ये पोल है, क्लियर,
ये बिजली का खंभा है, गांव में देखा होगा, अब तो सबके गांव में बिजली आ गई होगी, ठीक है। तो इस पोल के थ्रू आपने देखा होगा यहाँ पे, जैसे आपको बिजली के तार के हिसाब से समझाऊं, ऐसे आपने खंभा देखा होगा गांव में, ठीक है, और यहाँ से तार जाते हैं, क्लियर। ये लाइन मान लिया, आपको एक तार यहाँ से जोड़ के इधर ले जाना है यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि गांव में अगर खंभे कमज़ोर पड़ जाते हैं तो साइड से सपोर्ट कर देते हैं, इधर से कुछ ना कुछ लगा देते हैं। तो सपोज दैट आपको लगाना भी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साइड से सपोर्ट कर लगा दोगे, जिधर से कमज़ोर होगा उधर से लगा दो, ठीक है। ये है, इसको बोलते हैं दिस इज़ बैटर, दिस इज़ कॉल्ड बैटर। तो आप गांव में भी देख सकते हो। अच्छा, गांव में एक चीज़ और देखी होगी आपने कि यहाँ से एक रस्से के माध्यम से या तार के माध्यम से खेतों में खंभे जो देखे होंगे, खेत में जो खंभे लगाए जाते हैं ज़्यादातर, तो खेत वाले खंभे में एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पे मिट्टी, पानी ज़्यादा आता रहता है हमेशा, क्या मतलब है कि फसल होती है, पानी लगता है, मिट्टी कमज़ोर भी हो सकती है, ठीक है। मतलब आपका मान लिया कि गांव में रोड के किनारे नहीं पोल है, आप खेत में मान सकते हो, तो खेत में खंभा ना गिरे क्योंकि वहाँ फसल होती है, जानवर भी जाते रहते हैं, किसान भी काम करता है, खतरा रहता है बहुत ज़्यादा है, या रोड के किनारे की भी बात कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक तार के माध्यम से ज़मीन को ग्राउंडेड कर देते हैं यहाँ पे, ताकि ये पोल इधर उधर गिरे ना, या कोई पोल थोड़ा सा आंधी तूफान के चक्कर में टिल्ट हो गया होगा, थोड़ा इधर हो जाए, तो क्या करते हैं, दूसरा आता है, दूसरे पोल के माध्यम से या तो इसको इधर से सपोर्ट कर देते हैं, या किसी रस्से या तार के माध्यम से उसको जोड़ दिया जाता है। तो वो जो इंक्लाइंड रोक देते हैं ड्यू टू, कह सकते हो, विंड एक्शन। देखो भाई, विंड एक्शन होगा तो विंड एक्शन इसको इधर गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने बैटर लगा रखा है, बैटर इसको क्या कर देगा, रोक देगा। तो ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को या लैटरल थ्रस्ट को, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, हॉरिजॉन्टल और लैटरल थ्रस्ट। तो ये ब्रिज एब्यूटमेंट्स कहीं पे भी हो सकता था। पोल का एग्जांपल दे दिया आपको, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोल का एग्जांपल है, किसका दे देता हूँ, लो, इलेक्ट्रिक पोल। तो कई एग्जांपल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, पियर्स हो सकते हैं, आर्चेज हो सकती हैं, तो हर जगह पे ये यूज हो सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल जहाँ पे लैटरल थ्रस्ट आए वहाँ पे आप लगा दीजिए, ठीक है। चल, नेक्स्ट डिस्कशन है, दिस इज 5th वन, सीट पाइल। यहीं पे लिख देता हूँ, स्पेस ज़्यादा नहीं है, आगे यहीं पे कवर कर लेंगे, ठीक है। सीट पाइल यूज टू रिटेन, ये तो पहले ही पढ़ चुके हो आप, तो इसको बार बार पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। यूज टू रिटेन अर्थ मास। इसका काम क्या था, अर्थ मास को रिटेन करना, अर्थ मास, एंड आल्सो used to below the हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे डैम वगैरह है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स टू मिनिमाइज पाइपिंग फेल्योर। तो इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था, पाइपिंग फेल्योर। सीट पाइल का यूज़ तो मैंने लिखा दिया था, जाके सीपेज वाले चैप्टर में जाइएगा, और सीपेज में बारे में हमने सीट पाइल के बारे में अच्छे से बताया था आपको, क्लियर। तो पाइपिंग फेल्योर क्या होता है तो बता ही चुका हूँ। तो पाइपिंग फेल्योर क्या होता था कि डाउनस्ट्रीम साइड में आपकी एनर्जी अपवर्ड फ्लो के कारण पार्टिकल एक दूसरे से वहाँ से अलग होते होते ऊपर की तरफ निकलने लग जाते हैं, पानी के साथ में बहने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक पाइप जैसा होल बन जाता है, ठीक है। इस वजह से उसको पाइपिंग बोलते हैं। तो ये आपका सीट पाइल का यूज़ करके हमने क्या किया था, पानी के जो लेंथ होती है उसको बढ़ा देते हैं, और पानी को जितना दूर आप लेंथ ज़्यादा ट्रेवल कराओगे उसके पास एनर्जी होती है, जितना उसको थकाओगे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसको लिखो, फिर हम आगे बात करते हैं।
ठीक है। अब इसको आप कॉपी कर लो, क्योंकि एक एक चीज़ पहले बेसिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अगर बेसिक नहीं पता होगा तो हम चैप्टर समझ नहीं पाएंगे। हालांकि हमारे में ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे, एक दो न्यूमेरिकल अभी पूछा भी है। SSC JEE प्रीवियस ईयर अगर पेपर उठा के देख लो तो वहाँ पे जो पहले IES में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते थे, वही क्वेश्चन इन्होंने क्या कर दिया, कॉपी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो फिर आपको तैयार रहना चाहिए। एक भी क्वेश्चन हमारे लिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको प्री पे फोकस करना है, लेकिन जितने क्वेश्चन सॉइल के मैंने करवाए हैं आप उतने ज़रूर मेंस के कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी समझ लोगे तो बेटर रहेगा, आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिलेगी मेंस के क्वेश्चन से भी। इतना ब्रॉड पढ़ने के बाद क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे आपको। ठीक है, तो फिर सॉइल के लिए आपको इतना तरीके से पढ़ लियो। अब आपको सिर्फ क्या करना चाहिए, रिवीजन, क्योंकि अब आपको सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए रिवीजन पे, रिवीजन और टेस्ट सीरीज। ठीक है, जो सब्जेक्ट कमज़ोर लगता है उसको और रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बना लो। ठीक है, क्योंकि SSC JEE आपका अक्टूबर लास्ट में पेपर है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचे ना है, सिर्फ 2 महीने आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज फोकस करना चाहिए। 60 दिन है, उस हिसाब से अपना स्ट्रेटजी बना के तैयारी करो। ठीक है, अगर आपने तैयारी कर रखी है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आप सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस करो। अगर आपका रिवाइज नहीं है तो आप पहले रिवाइज करो तब टेस्ट सीरीज दो। तो दोनों तरीके हैं, जिसकी तैयारी है भाई, जिसने आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रिवाइज कर लिया है, वो तो सिर्फ टेस्ट सीरीज पे फोकस करे और अपनी गलतियों पे ध्यान दे कि कौन सी गलती मेरे से टेस्ट सीरीज में हो रही है। ठीक है, और बाकी जो लोग पहले से नहीं पढ़े अच्छे से, वो इस समय रिवाइज करें तभी टेस्ट सीरीज दें, तभी फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो नंबर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, बिना तैयारी नहीं देना है। एक हफ्ते का अपना शेड्यूल बना लो कि भैया मेरे को एक संडे में टेस्ट देना है, तो उसी हिसाब से आप अपना टेस्ट देते रहो। ठीक है, तैयारी करके दो, बिना तैयारी दोगे तो मज़ा नहीं आता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ पाइल्स बेस्ड ऑन देयर मटेरियल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ पाइल्स बेस्ड ऑन देयर मटेरियल यूज्ड, कौन सा मटेरियल यूज़ करोगे। देखिए, ज़्यादातर आपके पास पुराने ज़माने की अगर बात करें तो जैसे मान ली एग्जांपल के थ्रू बताऊं, जैसे जो ताजमहल बना है उसका जो फाउंडेशन था वो लकड़ी का बनाया गया था, मतलब टिम्बर का बनाया गया था। वुडन उसके नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर। लेकिन समय के साथ में उसके पीछे कौन सी रिवर है, ताजमहल के पीछे कौन सी रिवर है, यमुना रिवर है। तो यमुना रिवर का पानी सीप भी करेगा, सीपेज भी होगा, तो सीपेज के कारण क्या होता है, फाउंडेशन के नीचे इंटर कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले से वो लोग पूरा, जब बना था ताजमहल तो वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट किए होंगे, जो भी आपकी टिम्बर यूज़ की गई होगी। अगर नहीं किए होंगे तो उसका इफ़ेक्ट आएगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, टिम्बर है, इसमें बहुत सारी टर्माइट्स अटैक हो सकता है, दीमक खा सकती है, चूहे आ सकते हैं, मतलब जितने भी कीड़े मकोड़े वाली चीज़ें हैं ये उसको नुकसान करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल घरों में भी देख सकते हो आप, दीमक लग जाती है। ठीक है, दरवाज़ा एकदम ख़राब हो जाता है, क्लियर। चूहे काट देते हैं, कभी कभी देखा होगा चूहे धीरे धीरे उसको कुतरते रहते हैं लकड़ी को। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इफ़ेक्ट होता है। लेकिन समय के साथ में क्या हुआ, जैसे डेवलपमेंट हमारा बढ़ता गया, हम डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम भी बदलते गए। पहले आप कंक्रीट के स्लीपर यूज़ करते थे, आज किसके यूज़ कर रहे, सॉरी, पहले हम लोग टिम्बर के यूज़ करते थे, और आज हम ज़्यादातर जो स्लीपर यूज़ कर रहे हैं, जो आपने देखा होगा ट्रेन पटरी के ऊपर बिछाए जाते हैं, तो वो आप किसके मिलेंगे, कंक्रीट के मिलेंगे। क्यों, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और पहले लकड़ी भी अच्छे से अवेलेबल होती थी, तो समय के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना पड़ता है। अब उसके ड्रॉबैक होते हैं, आपने कंक्रीट का अच्छा मानते हो, क्यों,
टिम्बर वाले में कहीं आपने देखा होगा लकड़ी सड़ जाती है तो आपको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता था, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। किसकी एज ज़्यादा है, किसका पैसा किस में कम ज़्यादा लगेगा, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। वही बात यहाँ पे भी है। तो टिम्बर वाले जो यूज़ करने पड़ते थे, टिम्बर उस समय यूज़ करते थे, इस समय कम हो गया है, ठीक है। अब जहाँ नहीं अवेलेबल है वहाँ यूज़ करोगे। जैसे उत्तराखंड की अरुणाचल प्रदेश में मान ले कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो और वहाँ पे मान ले कि ट्रांसपोर्टेशन रास्ता अच्छा नहीं होता है, रोडे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ स्ट्रक्चर वो लोग बना डाले हों अपना जो भी लकड़ी के फाउंडेशन बना के भी वो यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन समय के अकॉर्डिंग आपको अब जो बनाते हैं वो किसका बनाते हैं, कंक्रीट का बनाते हैं, क्लियर। चलो, तो इसके बारे में मेंशन करना था, तो मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूँ। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जानने की ज़रूरत है हमको, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमको करना है। तो दिस इज़ फर्स्ट है ए, दिस इज़ फर्स्ट है वुडन या टिम्बर पाइल, वुडन या टिम्बर पाइल, इसको वुडन या टिम्बर पाइल भी बोलते हैं। देखिए, वुडन और टिम्बर पाइल के बारे में डिटेल में हमको डील करने की ज़रूरत नहीं है, जब इसको बनाना होता है उसको मैं बता देता हूँ। ये लो लकड़ी का एक जैसे लिप्टिस है, लिप्टिस का हम लोग बोर्ड कट करके ले आते हैं, उसको पाइल बनाना होता है। ज़मीन के अंदर के पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टील का एक कैप चढ़ा देते हैं ताकि लकड़ी ख़राब ना हो, और पेनिट्रेट करते समय यहाँ का जो पोर्शन है वो आपका शार्प होना चाहिए, ठीक है, तभी जा करके उसका पेनिट्रेशन होगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक कैप चढ़ा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, जो स्टंप्स आते हैं मैच खेलते समय, तो आपने देखा होगा अब जो नए स्टंप्स आते हैं उसमें नीचे जो है थोड़ा थोड़ा स्टील का कैप चढ़ा दिया जाता है ताकि पेनिट्रेट करते समय उसके जो चोन नीचे की किनारा होता है वो टूटने ना पाए। वैसे जब हम लोग टिम्बर का पाइल लगाते हैं ना, तो वहाँ पे भी कैपिंग कर देते थे, किसका, स्टील का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। दूसरी बात है, टर्माइट्स वगैरह से बचाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं कि एक ट्रीटमेंट कर देते हैं, जो भी केमिकल्स आते हैं उनका ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। तो वुडन में हमको क्या लिखने देना चाहिए, यहाँ पे स्टील कैप इज प्रोवाइडेड एट टॉप एंड बॉटम। टॉप पे क्यों प्रोवाइड करोगे, टॉप एंड बॉटम। टॉप पे इसलिए प्रोवाइड करोगे, जब उसको हैमरिंग करोगे ना, तो अगर मान ले सही से कैप नहीं प्रोवाइड किया होगा तो ऊपर से चिटक जाएगा, इसलिए प्रैक्टिकली वहाँ पे भी करना पड़ता है। चलो, टॉप एंड बॉटम। उसके अलावा इसमें क्या यूज़ कर सकते हो, यूज्ड फॉर टर्माइट्स टू काउंटर एक्ट अटैक ऑफ रोडेंट्स वो होते हैं जो कुतरते हैं, जैसे चूहा हो गया और भी छोटे छोटे होते हैं जीव, रोडेंट्स, टर्माइट्स, सर्टेन केमिकल्स विल बी यूज। कुछ निश्चित केमिकल होते हैं सर्टेन, जैसे अब तो टिम्बर वाले में चले जाइएगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बिल्डिंग मटेरियल पड़ा होगा तो केमिकल पता है आपको कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। अमोनियम सल्फेट और बहुत सारे आपने यूज़ किए होंगे। NH4Cl, जिंक क्लोराइड, ये टिम्बर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। बी, स्टील पाइल, ये ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं, 200 किलो न्यूटन तक लेते हैं, ठीक। स्टील पाइल ये हैवी लोड के लिए यूज किए जाते हैं, हैवी लोड के लिए, हैवी लोड मतलब 1800 किलो न्यूटन तक। इसमें कोरोजन वगैरह खतरा रहता है, वहाँ पे ध्यान देते हैं बस। तो ये आपका लाइट वेट के लिए होता है, किसके लिए होता है, लाइट वेट। जहाँ पे हल्का स्ट्रक्चर आपको मकान बनाना है तो वहाँ पे टिम्बर यूज़ करोगे, लेकिन जहाँ पे आपको स्टील का है तो यहाँ पे स्टील पाइल में ज़्यादातर रोल्ड सेक्शन यूज़ किया जाता है, रोल्ड स्टील सेक्शन। अब रोल्ड स्टील सेक्शन क्या होता है, इसकी पूरी कहानी मैंने स्टील में बता रखी है, रोल्ड स्टील सेक्शन। चलो नेक्स्ट आता है कास्ट आयरन। अगर कोरोजन का चांसेस ज़्यादा है तो कास्ट आयरन यूज़ करो, कास्ट आयरन का कोरोजन कम होता है। तो कास्ट आयरन का एग्जांपल मैं बता देता हूँ। जो सीवर लाइन के ऊपर आपने देखा होगा जो मैन होल प्रोवाइड किए जाते हैं, मैन होल के ऊपर आपने जो ढक्कन देखा होगा, कवर देखा होगा, तो वो कवर जो है ना कास्ट आयरन का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि कोरोजन नहीं होना है, कास्ट आयरन पाइल्स। तो ये कास्ट आयरन पाइल्स क्योंकि ये कोरोजन को रिमूव करता है, तो कास्ट आयरन पाइल्स यूज्ड बिकॉज इट हैज़ नो कोरोजन,
इसका कोरोजन नहीं होता, बट स्टील वाले का कोरोजन हो सकता है, ठीक है। कोरोजन प्रॉब्लम यहाँ होती है, कोरोजन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चल नेक्स्ट है कंक्रीट पाइल बना सकते हो। कंक्रीट तो पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंक्रीटिंग कर दो। कंक्रीट पाइल में तो कोरोजन इतना चांस नहीं होता, इसको भी बनाते हैं कंक्रीट पाइल, ये भी सही है। ई सैंड पाइल्स आप बनाते हो, सैंड पाइल्स, तो सैंड के भी पाइल्स बना सकते हो, ठीक है। चल इस तरीके से सारी कहानी हो गई, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, जितना था इंपॉर्टेंट वो मैंने बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अब मेरे को जो निकालना है वो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है, सबसे लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालोगे? चलो, जिसको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आप पाइल, that is denoted by QUP. चल, it is the total load, it is the total load, it is the total load which can be applied on the piles without shear failure, ठीक है। वो मैक्सिमम लोड ले सके जिस पे उसका shear failure ना हो, विदाउट shear failure। ये तो पहले भी पढ़ा चुका हूँ सैलो फाउंडेशन में, ठीक है। इफ़ इट इज़ द इक्वल टू किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, क्लियर। चल आगे बात करते हैं इसी को। तो दोनों का समेशन होता है, तो इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैथमेटिकल लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो QUP इजकल टू Q प्लस SF, ठीक है। चल अब बात कर लेते हैं अलाउबल लोड के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अलाउबल लोड या सेफ लोड के बारे में तो कुछ करना नहीं है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही लगाना है। अभी तक अल्टीमेट लोड की बात की है, अभी तक फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात नहीं की। अब मेरे को फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, अलाउबल लोड और सेफ लोड ऑन पाइल एग्जाम्पल के अलाउ अल्टीमेट, ये इसको क्यू सेफ भी बोल सकते हो। अलाउबल पाइल लोड लिख दो इसको, या सेफ की बात करें, अलाउबल का मतलब ही सेफ होता है, ठीक है। अलाउ इतना ही करोगे जितने में स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। तो कई बार अलाउबल का मतलब ही खुद में समझना चाहिए आपको, कई बार लैंग्वेज में लिख देता है कि अलाउबल का मतलब क्या होता है, तो अलाउबल का मतलब होता है सेफ, ठीक है। इट इज़ द मैक्सिमम सेफ लोड, it is the maximum safe load which can be allowed on the piles without risk of shear failure, ठीक है, बिना shear failure, ओके। इसको लिखा जा सकता है Q
या अलाउबल बोल दो पाइल पे या सेफ बोल दो। सेफ इजकल टू क्यू अल्टीमेट जो भी लोड हो डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, या और, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है क्यू ए पी या क्यू सेफ इजकल टू, ये बताओ अगर मान लिया दो तरीके के हो सकते हैं, एंड बेयरिंग भी हो सकता है और आपका फ्रिक्शन पाइल भी हो सकता है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ एंड बेयरिंग प्लस शेफ डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक। अब वो डिपेंड करेगा कौन सा पाइल है आपका। अगर मान ली एंड बेयरिंग होगा तो ये वाली वैल्यू 0 कर दोगे, तो कहो तो मैं लिख सकता हूँ, बाकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो एंड बेयरिंग के लिए लिखना हो तो एंड बेयरिंग के लिए लिखना हो, एंड बेयरिंग के लिए अगर लिखना है तो दिस इज़ क्यू ए पी या क्यू सेफ किसके बराबर होगा, दिस इज़ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दीजिए। और मान लिया आपको फ्रिक्शन पाइल के लिए लिखना है, फ्रिक्शन पाइल के लिए लिखना है तो क्यू अल्टीमेट लोड या क्यू सेफ लोड, सॉरी यहाँ पे सेफ लिखना था, गलती से लिख दिया सेफ, दिस इज क्यू सेफ इज इक्वल टू क्यू फ्रिक्शन के कारण जो भी आएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा आपको। एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो सीधे एक लाइन लिखी होगी कि एंड बेयरिंग है या फ्रिक्शन पाइल है या फ्लोटिंग पाइल है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लिया जाता है वो हमारे केस में 2.5 से लेकर के कितना होता है 3, तो ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। सेलो फाउंडेशन में भी हमने इसको पढ़ा था, तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ों के बारे में जानकारी हमने आपको दे दी थी, क्लियर। तो इस तरीके से आपने पूरा टॉपिक हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अभी तो ये 3-4 लेक्चर इस पे बनेंगे, डीप फाउंडेशन पे भी। अभी तक हमने सैलो फाउंडेशन के बारे में बात किया, अभी हमने इसका एक लेक्चर पे बात किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे ना तो वहाँ पे इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। अब पूरी सॉइल लगभग ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करिए और जितना कोशिश करो रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।